अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़, एक तो हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कल से एक दो क्वेरीज मेरे पास आई कि सर मैस क्रिएट हुआ है, क्योज क्रिएट हुआ है, टाइम कम है, कंपोनेंट ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों का जवाब दोस्तों आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आपको ही पता है कि आपके वीक कंपोनेंट्स क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा पढ़ने हैं और कौन कम। क्योंकि पॉलिटी से ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। कीप इट इन योर माइंड। ऑल दो ये एक मेजर पोर्शन है, इसलिए आपको सारे कंपोनेंट्स देखने हैं, चाहे इंडियन जोग्राफी हो, इंडियन इकॉनमी हो, ईवीएस हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, पॉलिटी हो। तो आप पहले एक काम करो, जो भी आपके वीक कंपोनेंट्स है उनको ज़्यादा टाइम दे दो, और जो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स है जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी ग्रुप है, उनको भी रिवाइज करना है, छोड़ना नहीं है, बट ज़्यादा टाइम उसको देना है जो वीक कंपोनेंट है आपका। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो इक्वलाइज हो जाएगी और आप फिर एग्ज़ाम में चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, हर कंपोनेंट से क्वेश्चन कर पाओगे। एक बात ये। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपकी जो पढ़ाई का शेड्यूल है, चाहे कोई दिन में पढ़ता है, रात में पढ़ता है, आप एक काम करो, मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप डिफरेंट स्लॉट्स में पढ़ो। फॉर इंस्टेंस, आपकी अगर आप दिन में पढ़ते हो तो डिफरेंट स्लॉट्स लगाओ कि डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ो। ये नहीं कि एक ही कंपोनेंट 5-6 दिन पढ़ोगे। उससे एक तो क्या होता है कि जब आप एक ही कंपोनेंट 5-6 दिन पढ़ते हो, एक तो आप प्रोडक्ट नहीं रहते हो उसमें, दूसरी बात आप फेडअप हो जाते हो। जब आप दिन में या रात में 2-3 कंपोनेंट्स पढ़ते हो या 4 कंपोनेंट्स पढ़ते हो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो, तो उससे ना एक सेग्रीगेशन हो जाती है आपकी प्रिपरेशन की। आपको पढ़ने में मज़ा आता है और उससे पढ़ाई भी आपकी जो होती है, प्रिपरेशन होती है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती है और आउटपुट भी फिर एग्ज़ाम में देती है। ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये चैप्टर फैक्ट से भरा हुआ है। इसमें इतने फैक्ट्स है कि इसमें मुझे लगता है ज़्यादा फैक्ट्स ही है, कंसेप्ट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो कंसेप्ट है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर ये फैक्ट्स भी देख लेंगे। ठीक। इसलिए जो फैक्ट्स आपको रटने हैं, याद रखने हैं आफ्टर कंसेप्चुअल क्लियरेंस, उनको आप याद रखो। जो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ना ही आपके पास टाइम है उतना, क्योंकि आपको चीज़ों को रिवाइज भी करना है। चलिए दोस्तों, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको बनाया गया था एक प्रॉपर स्कीम के तहत, और उस प्रॉपर स्कीम के तहत उस में इलेक्शन हुए थे, मेंबर्स चुन के आए थे, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसमें मेंबर्स चुन के आए थे, और उसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया। और पहले जो इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले डिमांड की गई, मैक्सिमम जो यहाँ पे उस टाइम पे इंडिया में पर्सनालिटीज़ थे, ये पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो डिमांड करते रहते थे कि भाई हमें स्कीम दे दो ऐसी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें अथॉरिटी दे दो कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जिसमें मेंबर्स होंगे जो हमारी फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकेंगे। तो पहली डिमांड दी गई थी वो थी 1934 में एम एन रॉय ने दी थी। वो एक पॉइनियर कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेंबर था। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दी, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने दी, और फाइनली 1940 में एक अगस्त ऑफर आया ब्रिटिश की तरफ से, जिसने डिमांड एक्सेप्ट की कि नहीं भाई, इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए ताकि ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उसके बाद दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने भी यही कहा कि नहीं, इनके पास होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। बट इसको रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए और ख़ास तौर पर उनके लिए, ताकि वो जो उनका अपना एक डोमिनियन था दैट वाज पाकिस्तान, वो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो ये क्रिप्स मिशन भी फेल हुआ। क्लियर। उसके बाद दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। ये वो प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके तहत जिसने एक स्कीम फॉर्मुलेट की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे, इलेक्शन कैसे होगा, और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया बनाए। और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की बनी। तो इसको याद रखना। क्लियर। तो इसने क्या स्कीम प्रोवाइड की? इसने स्कीम प्रोवाइड की
389 मेंबर्स होने चाहिए, 296 ब्रिटिश प्रोविंस से होने चाहिए और 93 प्रिंसली स्टेट से। दोस्तों ये जो 296 मेंबर्स यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे और बाइफर्केशन है, बट वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद रखो, एक कैबिनेट मिशन आया जिसने प्लान फार्मुलेट किया किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, ताकि इंडिया का फ्री कॉन्स्टिट्यूशन बने। और इसमें जो 3 मेंबर्स थे उनको याद रखना है, वो मैंने आगे की पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं और वहाँ पे मेंशन किए, इसलिए आप टेंशन मत ले लो। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 फॉर्मुलेटेड द प्लान फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसमें कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे। 296 कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश प्रोविंस से आएंगे, और 93 प्रिंसली स्टेट्स से आएंगे। ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थे दोस्तों, ये वो स्टेट्स थे जहाँ पे प्रिंसेस होते थे और वो अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल होते थे ब्रिटिश क्राउन के। तो फिर रफली स्कीम क्या थी कि सीट्स कैसे दी जाएंगे, रफली एक सीट दी गई 1 मिलियन पॉपुलेशन को। क्लियर। तो 389 मेंबर्स, 296 ब्रिटिश प्रोविंस से, 93 प्रिंसली स्टेट से। फॉर्मुलेट किसने प्लान किया, कैबिनेट मिशन प्लान ने 1946 में, जिसमें 3 मेंबर्स थे जो हम आगे की पॉइंट्स में देख लेंगे। और कहाँ से मेंबर्स आए, मुस्लिम में से आए, सिख से आए और जनरल से आए। और जो इलेक्शंस हुए थे दोस्तों, जो मेथड ऑफ इलेक्शन था वो ना तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था ना ही एडल्ट फ्रेंचाइज था, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी, दैट मीन्स बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पे दोस्तों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होती है एक मेथड है इलेक्शन का, इसकी टेक्निकलिटीज़ पे आपको नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे ये नहीं आएगा, वहाँ पे सिर्फ ये आएगा। अगर आएगा यहाँ से क्वेश्चन तो वो ये आएगा कि मेथड क्या था, तो आप लगाना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और जब इलेक्शन का रिजल्ट दोस्तों आया, आईएनसी ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73, स्मॉल ग्रुप्स ने 15, और प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो 93 सीट्स रखी गई थी तो ये फिल नहीं हो पाई क्योंकि इन लोगों ने पार्ट नहीं लिया इसमें। क्लियर। उसके बाद है दोस्तों कमिटीज़। ये वो कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिनका ये टास्क था कि डिफरेंट टास्क्स इनको दिए गए थे फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख लेंगे, उनके चेयरमैन को देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी का चेयरमैन था जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल्स प्रोसीजर कमेटी, इसका चेयरमैन था राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेबी कृपलानी। और है ड्राफ्टिंग कमेटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 7 मेंबर बॉडी थी और इसका चेयरमैन था BR अम्बेडकर। ये सेटअप की गई थी 29 अगस्त 47 को, और 7 मेंबर्स इसमें थे इंक्लूडिंग चेयरमैन, दैट वाज BR अम्बेडकर। और बाकी 6 मेंबर्स कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर था, अलादी कृष्णा स्वामी अयर था, के मुंशी था, सैयद मोहम्मद सुदावला था, N माधव राव था और TT कृष्णा नामाचारी इसमें था। ये आप दोस्तों याद रखना, ये 7 मेंबर। और फिर 2 साल 11 मंथ्स और 18 दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में लगे। 64 लाख एक्सपेंडिचर हुआ। 26 जनवरी 1949, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज 26 जनवरी 1949 को हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने प्रीएम्बल में भी पढ़ाया है। और फोर्स कब हुआ, इनफोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। उसके बाद है दोस्तों की पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से। पहला पॉइंट दैट इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट था। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट था इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और SC मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट था। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास बन के आया उसमें प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। आज हमारे पास कितने शेड्यूल्स है, 12 है। इसके लिए मैंने अलग से दोस्तों लेक्चर बनाया है कि शेड्यूल्स क्या होते हैं, इनमें क्या है, वो भी 2-3 दिन तक आपको मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों जो मैंने अभी कहा था कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। क्लियर। और वो कब आया, 1946 को आया, और उसने एक स्कीम फार्मुलेट की जिसमें 389 मेंबर्स थे। क्लियर। और उसमें कितने मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे, और वो 3 मेंबर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनको ज़रूरी याद रखना। मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, पैट्रिक लॉरेंस था, स्टेफर्ड क्रिप्स था और AV अलेक्जेंड्रा था। फर्स्ट स्पीकर जो बना दैट वाज GV मौलंकर। और ये जो ग्रैनुअल ऑस्टिन और साइमन ने कहा ये 1 पार्टी सिस्टम है, बॉडी ऑफ हिंदूज है, ये ज़रूरी नहीं है क्रिटिसिज्म आपके लिए। और दोस्तों जो लास्ट वाला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। क्लियर। और एक पॉइंट मुझे याद आया दोस्तों कि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया थे एक्सेप्ट वन, उस दैट वाज महात्मा गांधी ने इसमें पार्ट नहीं लिया। ठीक, उसके बाद है दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें हम देखते हैं पहले आर्टिकल 1। ये याद रखना दोस्तों, आर्टिकल 1 क्या कहता है इंडिया का, दैट इंडिया इज़ अ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर दैन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब एक तो हमें यहाँ पे नाम पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया का नाम क्या है, दैट इज़ भारत। और सेकंड हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है हमारे पास, पॉलिटी क्या है हमारे पास, दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर दैन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ऑल्दो हमें यहाँ पे कुछ फेडरल फीचर्स भी है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल फीचर्स क्यों हमें यहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि इंडिया इतनी हिटेरोजीनियस सोसाइटी है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हमने डिवीजन ऑफ पावर्स किया है, कुछ फेडरल प्रिंसिपल्स भी है यहाँ पे। बट कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, एंड द नेम ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली दैट इज भारत। और ये कौन कहता है, आर्टिकल 1 कहता है। और आर्टिकल 1 ये भी कहता है कि इसने इंडिया की टेरिटरीज़ को, जो इंडिया का पूरा एरिया है, इसको डिवाइड किया है 3 पैरामीटर्स में। एक है टेरिटरीज ऑफ स्टेटस यूटीज, और टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, ये कंसेप्ट ये वाइडर एक्सप्रेशन है देन यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है वो सारे एरिया जो इंडिया में है। इसमें यूटीज भी आते हैं, इसमें स्टेट्स भी आते हैं, और वो टेरिटरी जो इंडिया कभी एक्वायर कर सकता है किसी फॉरेन कंट्री से। मगर यूनियन ऑफ स्टेट्स सिर्फ इम्प्लाई करता है स्टेट्स को। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे मेंशन लिया रखा है। देखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया implies स्टेटस, वेयर एज टेरिटरी ऑफ इंडिया implies स्टेटस यूटीज टेरिटरीज दैट may be acquired। क्लियर। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 2 एंड 3। आर्टिकल 2 एंड 3 दोस्तों, आर्टिकल 2 जो है ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एडमिट कर सकता है न्यू स्टेट जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में है इंडिया के यूनियन में, उनको ऐड कर सकता है, और पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स या नई स्टेट्स बना सकता है जो नॉन एग्जिस्टेंट थी इससे पहले इंडिया के यूनियन में। क्लियर। और आर्टिकल 3 दोस्तों यहाँ पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकता है इंडिया के किसी भी टेरिटरी के साथ, किसी भी एरिया के साथ। मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है। आर्टिकल 3 ये कहता है कि इंडिया रिड्रा कर सकता है पॉलिटिकल मैप किसी भी स्टेट का, किसी भी यूटी का, और इसके लिए इसको सिर्फ प्रेयर रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की। बस रही बात जो कंसर्नड स्टेट लेजिस्लेचर होगी, या कंसर्नड स्टेट होगी, या यूटी होगी, सॉरी खास तौर पर स्टेट्स जो कंसर्नड स्टेट लेजिस्लेचर होगी, अगर वहाँ पे इसको चेंज करना है, चाहे नाम चेंज करना है, अल्टर बाउंड्री करनी है, एरिया चेंज करना है, मर्ज करके 2 स्टेट एक स्टेट बनाना है, यूटी बनाना है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कंसर्नड स्टेट को रेफ़र किया जाएगा कि भाई हमें ये चीज़ें करनी है। लेकिन चाहे स्टेट वो माने कंसर्नड स्टेट या ना माने, चाहे वो इस पार्लियामेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या डिसअप्रूव करे, वो बॉन्ड नहीं है पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट यहाँ पे अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो डिसीजन ले सकते हैं विदाउट गेटिंग द कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरिंग द अप्रूव और डिसअप्रूवल ऑफ द कंसर्नड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इन लेमैन्स लैंग्वेज कि पार्लियामेंट रिड्रा कर सकती है पॉलिटिकल मैप इंडिया के किसी भी स्टेट या यूटी का, और इसमें इसको अप्रूव या डिसअप्रूवल कंसर्नड उस एरिया की ज़रूरत नहीं है, चाहे वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है या जो भी अथॉरिटी है। और इसका मतलब कि यहाँ पे हम ये कहेंगे कि पार्लियामेंट बॉन्ड नहीं है कंसर्नड स्टेट लेजिस्लेचर का, जो कंसर्नड होगी जहाँ पे चेंजेस करने हैं, चाहे नाम चेंज करना हो या जो भी चेंजेस करनी हो, बाउंड्री चेंज करनी हो, अल्टरेशन करनी हो किसी एरिया में। क्लियर। चलिए जी। Moreover, the Constitution Article 4 itself declares law made under Article 2 and 3 shall not be considered as constitutional amendments under Article 368। दोस्तों, आर्टिकल 4 हमें ये कहता है कि जो भी चेंजेस आएंगी आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में, वो कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं की जाएंगी अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि 368 दोस्तों इंडिया में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो अंडर आर्टिकल 368 है। अंडर आर्टिकल 368 है जो भी अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी चीज़ें, चाहे आर्टिकल 3 में स्टेट्स बनानी हो,
इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना हो, बाउंड्री चेंज करनी हो, नेम चेंज करना हो, यूटीज़ बनानी हो इंडिया में, या आर्टिकल 2 में वो स्टेट्स को लाना हो जो नॉन एग्जिस्टेंट बिफोर थे, तो उनको कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिंपल मेजॉरिटी से या एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से या एक सॉफ्ट प्रोसेस से या एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस से पार्लियामेंट करती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पार्लियामेंट ये पावर इंजॉय करती है अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 स्टेट्स के नाम वाम चेंज करना या नई स्टेट बनाना या वो स्टेट्स उनको एग्जिस्टेंस में लाना जो इससे पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो पार्लियामेंट के पास इतनी सिंपल प्रोसेस या इतनी सॉफ्ट या इतनी फ्लेक्सिबल प्रोसेस इसके लिए दी गई है। किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, ताकि जब भी रिक्वायर्ड हो ऐसी चीज़ें कि ये चीज़ें करनी है, नाम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, यूटी बनानी है, स्टेट नहीं बनानी है, उस टाइम पार्लियामेंट को प्रॉब्लम ना हो जाए कि ये स्टेट्स को पहले बोले कि भाई हम बनाए या नहीं बनाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अल्टीमेट अथॉरिटी दी है किसको? पार्लियामेंट को कि ये एक सॉफ्ट प्रोसेस से, एक आराम से, एक सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से इसको कर पाए एज सुन एज इट इज़ रिक्वायर्ड, ताकि इंडिया की यूनिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो जब हमने दोस्तों ये कंडीशन देखी, तो इसका मतलब इंडिया को हम कहते हैं, इंडिया की पॉलिटी को, ये इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स का। मतलब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, डिस्ट्रॉय इन द कंटेक्स्ट, उनको चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है, उनके नेम को, बाउंड्रीज या यूटी बना सकती है, मगर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, ना डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। उसके बाद है दोस्तों लास्ट वाला कंसेप्ट, ये इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों मैंने कहा कि अगर इंटरनल रीएडजस्टमेंट हो जाए, ये इंडिया है फॉर इंस्टेंस, ये इंडिया है, ये कोई फॉरेन कंट्री है, ये इंडिया है, ये इंडिया का एरिया है, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। फॉर इंस्टेंस इंडिया को कभी इंटरनेशनल लॉ की वजह से या गुडविल मेंटेन रखने के लिए या पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए अपना ये एरिया इस स्टेट को, इस कंट्री को देना है। इसका मतलब इंडिया में क्या हो जाएगा? इंटरनल रीएडजस्टमेंट तो हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की इंटरनल चीज़ें बाहर चली गई, किसी फॉरेन कंट्री को देनी है। क्या ये आर्टिकल 3 में आ जाएगा? एज़ पर जो अभी तक हमने पढ़ा उस हिसाब से तो आना चाहिए था, क्योंकि इंटरनल रीएडजस्टमेंट जो है, जो भी इंडिया में होता है स्टेट्स के साथ, चाहे बाउंड्री चेंज करना हो, नेम चेंज करना हो, डिमिनिश एरिया करना हो, अल्टर कोई चीज़ करनी हो, वो अंडर आर्टिकल 3 आते हैं। तो इसका मतलब उस हिसाब से ये भी अंडर आर्टिकल 3 होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ये एक एक्सेप्शन है दोस्तों, ये बात याद रखना। अंडर आर्टिकल 3 जब भी हमें कोई अपना एरिया किसी फॉरेन कंट्री को देना हो, सीड करना हो, वो अंडर आर्टिकल 3 हैपन नहीं होगा। उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत है अंडर आर्टिकल 368। क्लियर? तो इसलिए जब हमने बांग्लादेश को कुछ इनक्लेव्स दिए, उसके लिए हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया। क्लियर? चलिए, उसके बाद है दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। दोस्तों जब इंडिपेंडेंस इरा चल रहा था, इंडिया का न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक? उनको ये ऑप्शन दिया गया। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? ये वो स्टेट्स थे जहाँ पे प्रिंसेस होते थे। क्लियर? और वो अंडर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल होते थे ब्रिटिश क्राउन के। लेकिन जब आज़ादी हुई, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम पे ये इंडिपेंडेंस इन प्रिंसली स्टेट्स को दी गई कि या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या आप इंडिपेंडेंट रहो। मैक्सिमम हमने उस टाइम पे इंडिया ज्वाइन किया, ठीक? और कुछ स्टेट्स के बगैर, कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। और बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कश्मीर भी एसीड हो गया इंडिया के साथ बाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जूनागढ़ बाई रेफरेंडम, हैदराबाद बाई पुलिस एक्शन। लेकिन फिर क्या हुआ? क्योंकि इश्यूज़ उस टाइम पे थे, बहुत माइग्रेशन के इश्यूज़ थे, पार्टीशन से जो तबाही हुई थी उसके इश्यूज़ थे, ऊपर से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, जो इसके मेंबर से न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पुअर्टी के इश्यूज़ थे उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी इतनी श्रिंक हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतना लूट लिया था इंडिया को कि आई थिंक 1991 तक होश में ही नहीं आ रही थी यहाँ की इकॉनमी। फिर थैंक्स टू मनमोहन सिंह, जिसने LPG पॉलिसी लाई 1991 में, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे खुले प्राइवेटाइजेशन के, तो ग्रोथ होने लगी। बट
क्या हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे बहुत इश्यूज थे। तो उस टाइम पे एक एडहॉक अरेंजमेंट हम कह सकते हैं, जो ये स्टेटस थी इंडिया में, जो इंडिया की अपनी स्टेटस थी या अपना एरिया था, टेरिटरीज थी, इनको एडहॉक अरेंजमेंट किया गया, टेम्परेरी अरेंजमेंट किया, ताकि जब तक ये चीज़ें सेटल हो जाएं, हम तब चीज़ें अच्छे अच्छे से हो जाए, तो तब हम जाके एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाएंगे, जिसके तहत हम स्टेटस को हम बाइफरकेट अच्छे से करेंगे, किस स्टेट को क्या नाम देंगे, एरिया कितना देंगे, किसके साथ मर्ज करेंगे, यूटीज़ बनाएंगे। तो ये एक ट्रांजिशन फेज़ था दोस्तों। इस ट्रांजिशन फेज के लिए क्या किया गया, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स बनाई। ये कहा गया कि इस ट्रांजिशन फेज में 4 ग्रुप ऑफ स्टेट्स बनाए, A, B, C एंड D, और इनमें स्टेट्स को, डिफरेंट स्टेट्स को रखा गया फॉर कन्वीनेंस, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनेंस। लेकिन क्या हुआ कि डिमांड आई डिफरेंट स्टेट्स से कि हमें रिकॉग्नाइज करो आप स्टेट ऑन लैंग्वेज बेस पे। अगर किसी जगह पे एक लैंग्वेज है तो डिमांड आई लोगों से कि हमें रिकॉग्नाइज करो स्टेट। मतलब द डिमांड केम फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया दैट दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और दे शुड बी गिवन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक पैरामीटर्स। क्लियर। तो गवर्नमेंट को क्या लगा कि जब ये मैस क्रिएट हुआ, क्योस क्रिएट हुआ, तो गवर्नमेंट ने कमीशन इस्टेब्लिश किया ताकि वो हमें रिकमेंडेशन दे, एक प्रॉपर सोल्यूशन दे। तो पहला कमीशन जो इस्टेब्लिश किया गया, दैट वाज दर कमीशन 1948 में। इसने कहा, इसने क्लियरली रिजेक्ट किया लैंग्वेज एज द बेसिक फैक्टर फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसने कहा कि लैंग्वेज के बेस पे किसी को स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। हम क्या देखेंगे प्राइमरीली, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। हमें जहाँ पे लगा सही लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है, गवर्नमेंट के लिए सही क्या रहेगा, हम वही करेंगे। उसके बाद जेवीपी कमेटी आई। जेवीपी कमेटी दोस्तों 1948 में इस्टेब्लिश की गई। और दोस्तों ये जो जेवीपी कमेटी थी, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1948 में, और इसने भी रिजेक्ट किए लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। बट इसमें दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखना, ये जो जेवीपी कमेटी थी, इसमें 3 मेंबर थे। जे हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी हो गया विला भाई पटेल, और पी हो गया पाटाबाई सीतारामैया, और हैनस पॉपुलरली नोन एज जेवीपी कमेटी। ये 3 मेंबर्स याद रखना। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रखना याद कि इट हैड नो चेयरमैन और कन्वीनर। मैक्सिमम ये भी कहते हैं कि इसका चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू था, बट नहीं, इसका कोई चेयरमैन नहीं था। ये चेयरमैन लेस कमेटी थी, और इसने भी रिजेक्ट किया लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद दोस्तों अक्टूबर 1953 में आंध्रा स्टेट को बनाया गया ऑन द बेस, इट बिकम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। जो लैंग्वेज के बेसिस पे पहली स्टेट बनी दोस्तों, वो थी आंध्रा। कब बनी, 1953 में। और अक्टूबर 1953 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना। इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह दोस्तों ये थी, दिस फॉलोड ए प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशन एंड द डेथ ऑफ पुटी सीतारामौला, ए कांग्रेस पर्सन ऑफ स्टैंडिंग आफ्टर 56 डे हंगर स्ट्राइक फॉर द काज। देखिए, एक कांग्रेस पर्सन था जिसका नाम था पोटी सिरामुल्ला। ये एक कांग्रेस पर्सन था, इसने 56 डे हंगर स्ट्राइक की इसी काज के लिए कि लिंग्विस्टिक के बेस पे इनको रीऑर्गेनाइज किया जाए एज स्टेट। और इसकी डेथ हो गई, फिर उस टाइम गवर्नमेंट मजबूर हो गई, और फाइनली अक्टूबर 1953 को आंध्रा स्टेट बनाई गई एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। और इसको सेपरेट किया गया कहाँ से, तेलुगु स्पीकिंग एरिया से, फ्रॉम द मद्रास स्टेट। क्लियर। उसके बाद दोस्तों अगर इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन जो है दोस्तों, दैट इज़ फजल अली कमीशन, क्योंकि यही वो कमीशन है जिसने एट द एंड फाइनलाइज किया, फाइनल सोल्यूशन दे दिया। और ये फजल अली कमीशन क्यों इस्टेब्लिश किया गया दोस्तों, इसकी वजह ये थी कि जब आंध्रा स्टेट क्रिएट होगी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो बाकी रीजनस या बाकी एरियाज से भी डिमांड्स आने लगी कि हमें भी लैंग्वेज के बेस पे आप रिकॉग्नाइज करो। जब आपने आंध्रा को किया, इससे पहले तो आप डकोसले मार रहे थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो आपने फिर आंध्रा को क्यों रिकॉग्नाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो जब डिमांड आने लगी, फिर से मैस हुआ, फिर से क्योस क्रिएट हुआ, पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो फिर से डिस्टर्ब होने लगी। ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे इश्यूज थे जो मैंने आपको कहे, ठीक। तो इसके लिए एक सोल्यूशन लाने के लिए, एक तोड़ लाने के लिए फजल अली कमीशन को अपॉइंट किया गया दिसंबर 1953 में। और इसके जो 3 मेंबर्स थे दोस्तों, इनको ज़रूरी याद रखना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन इसका था फजल अली,
KM पानीकार और HN कुंजरू जो था वो इसके 2 मेंबर्स थे। दिस वाज द 3 मेंबर बॉडी। और इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1955 को, और इसने एक्सेप्ट किया कि हम लैंग्वेज को के बेसिस पे भी रीऑर्गेनाइज स्टेट्स को करेंगे। बट इसने रिजेक्ट किया वन लैंग्वेज वन स्टेट। इसने कहा कि किसी जगह पे एक लैंग्वेज है, ऑन दैट बेसिस हम उसको एक स्टेट नहीं बना सकते ओबियसली, क्योंकि इंडिया में तो हर 200 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज होती है। तो अगर हम उसके बेस पे यहाँ पे लैंग्वेज बनाएंगे तो फिर तो यहाँ पे 500-600 स्टेट्स बनेंगी। तो इसने ये कहा कि ठीक है, ऑन वन लैंग्वेज हम और वन लैंग्वेज वन स्टेट के बेस पे हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, बट हम इसको कंसिडर करेंगे जहाँ पे 2-3 लैंग्वेजेस हैं, सेम पीपल्स हैं, या 1-2 लैंग्वेजेस हैं, उनको हम स्टेट देंगे। इससे क्या हो गया कि लोग शांत हो गए, फ़र्क पड़ी, जो कियाज और मैस क्रिएट हुआ था। और इसी कमीशन के बेसिस पे JNK स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया 1956। ये याद रखना, ये किसके कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया, दैट इज़ फजल अली कमीशन। और जिसके 3 मेंबर्स थे, फजल अली उसका चेयरमैन था, KM पानीकर एंड HN कुंजरू इसके मेंबर्स थे। और इसने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट। और जो हमने 4 क्लासिफिकेशन इससे पहले एडहॉक अरेंजमेंट किया था फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, उसको 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एबोलिश किया गया, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब स्टेट्स को नए से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फजल अली रिकमेंडेशन। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1957 ने ये चीज़ किया। और फाइनली 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज उस टाइम पे बनी। और हम आज हमारे पास क्या है दोस्तों, आज है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। 9 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दियो जो है उनको मर्ज किया गया बाय मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2019 में जो आई, उससे उनको एक यूटी बनाई गई। तो आज हमारे पास है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है ये हम कल देख लेंगे, ठीक। क्योंकि इस लेक्चर में हमें दोस्तों पढ़ना है, एक तो हमें इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखने हैं, प्लस हमें इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो देखना है। ये हम कल करेंगे, डिटेल में करेंगे और फैक्ट्स अच्छे से निकालेंगे। पहले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फैक्ट्स निकालेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें करनी है। पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद फैक्ट्स रटने में आसानी हो जाएगी। इन दो में से कोई चीज़ मिसिंग अगर होगी तो फिर ऑप्शनल्स एग्ज़ाम में बगावत करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, एनर्जेटिक रहो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।